हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियड फ्रॉम रॉलेट एक्ट टू साइमन कमीशन। तो रॉलेट एक्ट से लेकर साइमन कमीशन का पीरियड आज हम थोरोली डिस्कस करेंगे और आपके बहुत सारे यहाँ पर जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है देन आपको मैसेज करना है एंड वी विल रिप्लाई यू। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट का जो फुल नेम है, ओरिजिनल नेम है, ये है एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ओके, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये एक्ट जो है बनता है 1919 में। बिल इसके लिए लाया गया था। पहले बिल आता है, उसके बाद एक्ट बनेगा। तो ये आपको पता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा है। देन बिल लाया गया था फेब 1919 और एक्ट बना था मार्च में 1919। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन का जो पीरियड है 1914 से लेकर 1918 तक है। ड्यूरिंग द वॉर इंडियंस सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट विद 3M मैन, मनी एंड मटीरियल। देन आपका क्वेश्चन आएगा, सर फिर हमने मूवमेंट्स क्यों चलाए थे? अगर आप देखें तो जो होम रूल मूवमेंट है, होम रूल मूवमेंट में हमने ब्रिटिशर्स को परेशान नहीं किया। हम क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम पैम्फलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अवेकनिंग के लिए काम कर रहे हैं। बट एज सच ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं हुआ। जैसे स्ट्राइक्स वगैरह का कोई भी कॉल यहाँ पर नहीं थी। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है हम रोड पर नहीं निकले हैं, हमने स्वदेशी और बायकॉट की बात नहीं की थी। तो होम रूल मूवमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा। देन स्टूडेंट, इस टाइम पर हम देखेंगे मैन, हमारे बहुत सारे लोग, पर्सन्स, बंदे लड़ने जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, यूरोप में भी लड़ने जाते हैं। जब वॉर चल रही है इस टाइम का, पंजाब का जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका नाम है माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने पंजाब से बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया और लड़ने के लिए लंदन भेजा था। इसमें से कुछ लोग जो है वो अपनी मर्जी से नहीं भी गए थे, तो उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया गया था और उनको भेजा गया था लड़ने के लिए यूरोप। उसके बाद भी हम देखेंगे तो हमने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया है विद मैन, मनी एंड मटीरियल। ओके स्टूडेंट्स, हम वेट कर रहे थे जब वॉर खत्म होगी तो ब्रिटिशर्स बदले में हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे। ये हमारा वेट चल रहा था। वॉर के टाइम पर 20th ऑफ अगस्त 1917 अगस्त डेक्लेरेशन आ गया, जिसको हम मॉन्टेग्यू डेक्लेरेशन भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू डेक्लेरेशन में SOS मॉन्टेग्यू ने ये प्रॉमिस किया कि इंडियंस वुड बी गिवन मोर रोल इन एवरी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम वेट कर रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ दो हमें। तो अब वॉर जब खत्म होती है, दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। वॉर की खत्म होने के बाद दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट, रॉलेट एक्ट बना दिया गया। ओके स्टूडेंट, तो रॉलेट एक्ट बनता है। एंड सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है। तो ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये बनता है। ओके, अब समझिए। तो रॉलेट एक्ट बिल कब आता है? व्हेन बिल आता है स्टूडेंट फेब में, फेब 1919। जिस टाइम पर ये बिल आया था रॉलेट एक्ट का, महात्मा गांधी बॉम्बे में थे। महात्मा गांधी ने जब बिल के बारे में पढ़ा, समझा, तो उनको समझ में आ गया कि ये बिल बहुत खतरनाक है। ये जो एक्ट बनने वाला है ये तो सिविल लिबर्टीज को ही खत्म कर देगा। इस एक्ट को बोला जाता है नो वकील, नो दलील, नो अपील। ओके, आपका कोई वकील नहीं हो सकता, आपकी कोई दलील नहीं चलेगी और आपकी कोई जो है अपील, वकील और दलील कुछ नहीं होने वाला। मतलब अगर ब्रिटिशर्स को शक है कि आप जो है इन्वॉल्व है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, तो आपको पकड़कर जेल में डाला जा सकता है फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। आपके घर की तलाशी हो सकती है विदाउट वारंट। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का ये बिल था। जब महात्मा गांधी ने इसको रीड किया तो महात्मा गांधी को क्लियर था कि इसको अपोज करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने इसको अपोज करने के लिए एक सभा जो है वो बनाते हैं महात्मा गांधी। इस सभा का नाम आपको याद रखना है, सभा का नाम है सत्याग्रह सभा। ओके, तो सत्याग्रह सभा महात्मा गांधी ने बनाई रॉलेट बिल को अपोज करने के लिए, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया फेब 1919 में। क्लियर? मार्च में रॉलेट बिल पास हो जाता है और ये एक्ट बन जाता है। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था। इस एक्ट का नाम है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। स्टूडेंट देखो क्या होता है कि जैसे आज की डेट में, प्रेजेंट में, अगर हमारी लड़ाई हो रही है, मान लीजिए हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई या हमारी लड़ाई चाइना के साथ हुई, तो इंडियन गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो ब्रिटिशर्स क्या बनाते थे? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट।
और ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट होता था इसके अंडर में सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दिया जाता था। देन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में बना था। जब वॉर खत्म हुई तो ब्रिटिशर्स जो है ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या अब डिफेंस ऑफ इंडिया को कंटिन्यू किया जाए या इसको वापस ले लिया जाए। ये सारे डिस्कशन जो है हो रहा है। तो इस डिस्कशन के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई ऐसा करते हैं, कमेटी बना देते हैं। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनती है सिडनी रॉलेट के अंडर में। तो आप ये देख सकते हैं पर्सन जो है इनका नाम है सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट के अंडर में कमेटी बनती है। उसने रिकमेंड किया कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को हटाने की, रिपील करने की जरूरत नहीं है, इसको कंटिन्यू किया जाए। इवन कुछ मेजर्स को और ज्यादा टफ कर दिया और उसी एक्ट का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। ओरिजिनल नेम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्लियर है अभी। देन आगे आते हैं स्टूडेंट। तो फेब 1919 में बिल आता है, मार्च 1919 में बिल पास हो गया और ये एक्ट बन गया। एक्ट बहुत खतरनाक है, जैसे हमने डिस्कस किया। विदाउट वारंट जो है आपके घर की तलाशी हो सकती है, शक होने पर आपको पकड़ा जा सकता है, ट्रायल जो है उसकी जरूरत नहीं है, 2 साल तक आपको जेल में रखा जा सकता है। तो अभी ऐसे एक्ट की जरूरत क्या है, बिकॉज ब्रिटिशर्स को अभी भी डर है गदर रेवोल्यूशनरीज का, बंगाल के रेवोल्यूशनरीज का। और दैट्स वाई आप इसका अगर नाम भी देखेंगे एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो ये एक्ट बन जाता है मार्च में। महात्मा गांधी अब इसको अपोज करना चाहते हैं। देन महात्मा गांधी ने एक डेट फिक्स करी। डेट थी 30th of March 1919 कि भाई इस दिन हम जो है इसके अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और लोगों से उन्होंने अपील करी कि आप अपना नाम जो है लिखवा दीजिए कि भाई अगर आप इस सत्याग्रह में आना चाहते हैं तो आ जाइए। अब इससे पहले आप चलिए, महात्मा गांधी के 3 मूवमेंट हो चुके हैं, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। महात्मा गांधी पॉपुलर हो चुके हैं। बट जो 3 मूवमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं रीजनल मूवमेंट्स। ओके स्टूडेंट, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा रीजनल मूवमेंट्स हैं। रीजनल इश्यूज थे, उन इश्यूज को लेकर महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाया था। बट ये जो स्टूडेंट एक्ट है ये पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, और दैट्स वाई अब जो महात्मा गांधी मूवमेंट चलाने वाले हैं इस मूवमेंट की ऑल इंडिया अपील होगी। क्लियर। तो अब यहां पर महात्मा गांधी ने डेट फिक्स करी। डेट है 30th of March 1919। इस डेट को स्ट्राइक होनी थी। बाद में महात्मा गांधी ने डेट को चेंज किया और डेट हो जाती है 6th of April 1919। इस दिन जो है स्ट्राइक होनी है। डेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी हो गया था। तो कुछ पार्ट में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो गया है मार्च में और कुछ पार्ट में अप्रैल में स्टार्ट होगा। और मूवमेंट का नाम क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह। क्लियर। तो रॉलेट सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस दिन जो है स्ट्राइक वगैरह होती है, हड़ताल होती है, वर्कर जो है काम पर नहीं जाते। इवन जो हमारे बागान में काम करने वाले लोग उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी। तो बहुत बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह इस टाइम पर होती हैं। मूवमेंट चल रहा था। 2 ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट है पंजाब और दूसरा है गुजरात। 9th of April को क्या होता है, 9th of April महात्मा गांधी बॉम्बे से पंजाब की तरफ चल देते हैं। वाई पंजाब, पंजाब में कुछ वायलेंस हुआ तो महात्मा गांधी पंजाब की तरफ चलते हैं और वो लोगों को समझाना चाह रहे थे कि उनका जो मूवमेंट है उसमें वायलेंस की कोई भी जगह नहीं है। ये जो मूवमेंट हम चलाएंगे ये नॉन वायलेंट वे में चलेगा। देन स्टूडेंट महात्मा गांधी पंजाब की तरफ आ रहे हैं। पलवल जो है हरियाणा में आज की डेट में, तो पलवल में महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से उतारा गया और वापस बॉम्बे भेज दिया गया। सेम डे 9th of April को अमृतसर के 2 लोकल लीडर थे स्टूडेंट। फर्स्ट लीडर का नाम है सैफुद्दीन किचलू। ओके, सैफुद्दीन किचलू। और सेकंड लीडर का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल ये कांग्रेस के लीडर हैं, अमृतसर के लोकल लीडर आप इनको कह सकते हैं। तो ये 2 लोकल लीडर हैं। फर्स्ट हैं सैफुद्दीन किचलू और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। सेम डे इनको भी अरेस्ट किया गया और सेम डे महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया गया था। तो चीजें जो हैं जब इनको इस टाइप से अरेस्ट होते हैं तो चीजें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। ओके, लोग जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। 10th of April को दंगे वगैरह हो गए, वायलेंस हुआ, लोगों ने वायलेंस किया है। इसके बाद स्टूडेंट अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी हुई है। इस टाइम पर पंजाब में वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ। पंजाब का जो इस टाइम पर गवर्नर है इसका नाम है माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर क्या करता है, अमृतसर में कर्फ्यू लगा देता है और आर्मी को बुला लेता है। इसने कमांड किसको दी स्टूडेंट, तो माइकल ओ डायर ने जो कमांड है वो किसको दे दी, जनरल रेगिनाल्ड डायर। तो इस बंदे को कमांड दे दी गई, जनरल रेगिनाल्ड डायर।
ओके, ये आर्मी का बंदा है और जो गवर्नर है, फिर आप कंफ्यूज ना होना, तो गवर्नर है वो है माइकल ओ डायर और जो आर्मी का बंदा है इसका नाम है रेगिनाल्ड डायर। ओके, ऊधम सिंह जी हैं हमारे जो रेवोल्यूशनरी ऊधम सिंह, इन्होंने बाद में किसको मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था 1940 में कैक्सटन हॉल में जाकर। ओके, कैक्सटन हॉल क्यों फेमस है? आपको एक ऑर्गेनाइजेशन याद है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फाउंडेड बाय दादा भाई नेहरू जी, ये लंदन में उन्होंने जो है फाउंड की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग्स कैक्सटन हॉल में होती थी। ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। इस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए माइकल ओ डायर को बुलाया गया और वहां पर ऊधम सिंह ने उसको गोली मारी थी। ओके, तो माइकल ओ डायर को मारा था उन्होंने। रेगिनाल्ड डायर को कमांड दे दी गई, इधर आते हैं, रेगिनाल्ड डायर को कमांड दे दी गई। अमृतसर ये आ जाता है, आर्मी को ले आता है, जो है इसने जो है स्टूडेंट यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया। अब यहाँ पर कोई भी जो है गैदरिंग नहीं हो सकती, 4 बंदे एक साथ खड़े नहीं हो सकते। इसके बाद स्टूडेंट 13 अप्रैल का दिन आता है। दंगे अभी भी चल रहे थे, कुछ एरियाज में वायलेंस हो रहा था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन है। अमृतसर सिटी के आसपास जो विलेजेस हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पर ये इशू चल रहा है, तो कुछ लोग जो है बैसाखी मनाने जो है एवरी ईयर इधर आते थे जलियांवाला बाग में। इस बार भी वो जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आते हैं, बट इधर तो कुछ दूसरी चीजें चल रही थी, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, साथ में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, इसमें जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। अब जो रेगिनाल्ड डायर है उसको लगा कि यार मेरा ऑर्डर नहीं माना जा रहा है, गुस्से में आता है बंदा, आर्मी को लेकर आ जाता है। सिंगल गेट था, वहां पर खड़ा हो गया। इसकी एक मशीन गन वाली इसकी एक स्टूडेंट कार थी, वो आ नहीं पाती क्योंकि जो यहाँ पर रास्ता था वो थोड़ा नैरो था, तो उसको ये बाहर ही रोक देता है और आर्मी को लेकर आ जाता है। रेजिमेंट कौन सी है? गोरखा रेजिमेंट, जिसको आप गढ़वाली रेजिमेंट के नाम से भी जानते हैं। गेट को बंद कर दिया गया, फायर ओपन हो जाता है विदाउट वार्निंग, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है जलियांवाला बाग मैसाकर। आप सोचिए ऐसा वो क्या कर रहे थे कि इसने इतने लोगों को मार दिया, अबाउट 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ऐसा क्या था? वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्लोगन लगा रहे थे, या आपके ऊपर अटैक कर रहे थे? क्या वो उनके पास वेपन्स थे जो आपने उनके ऊपर गोली चला दी? तो अब स्टूडेंट आप देखेंगे इंडिया में बहुत ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगता है, कुछ लोग देखो सारे बंदे गलत नहीं होते, तो कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ है जो गोरे हैं। तो अब इंडिया में इतनी नाराजगी है कि चीजों को व्हाइट वॉश करना था। देन एक कमीशन अपॉइंट किया गया, इस कमीशन का नाम है हंटर कमीशन। ओके, हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया। हंटर कमीशन को बताना था कि गुजरात में, पंजाब में वायलेंस क्यों हुआ, डायर ने गोली क्यों चलाई। डायर को बुलाया गया, रेगिनाल्ड डायर को, जब कमीशन की जो है सिटिंग होती थी उसको बुलाया जाता था। इससे क्वेश्चन पूछा गया भाई आपको कोई गिल्टी है? इसका आंसर था हाँ मुझे गिल्टी है, मेरी बुलेट्स खत्म हो गई हैं। सेकंड इसने बताया कि जो मेरी जो मशीन गन वाली जो कार थी वो बाहर ही मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि जो गली थी, जो रोड थी बहुत नैरो थी, मैं अंदर नहीं ले जा पाया, वो भी मुझे थोड़ा सा उसका दुख है। तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट किस टाइप के माइंड सेट का ये बंदा होगा, इतने लोगों को मारकर भी इसको कोई गिल्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो स्टूडेंट हंटर कमीशन बनाया गया। कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई, उस कमेटी को भी इन्वेस्टिगेट करना था इस इंसिडेंट को, तो कांग्रेस की भी कमेटी बनती है अंडर मदन मोहन मालवीय, ये आपको याद रखना है। साथ में हंटर कमीशन बनाया गया इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इस हंटर कमीशन में 3 इंडियंस थे, जिसमें से एक हैं साहिबजादा सुल्तान अहमद, एक हैं चिमनलाल सीतलवाड़ और एक हैं जगत नारायण। तो 3 इंडियंस इस कमीशन में थे। कमीशन की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें डायर को रेप्रीमेंड किया गया, थोड़ा सा डांटा गया, और उसके बाद इसको लंदन वापस भेज दिया गया। जब ये लंदन वापस गया तो लंदन के लोगों ने स्टूडेंट इसको वेलकम किया। सेकंड, जो गोरे थे उन्होंने वेलकम किया। सेकंड, लंदन का एक न्यूज़पेपर है द मॉर्निंग पोस्ट, मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल डायर के लिए एक फंड बनाया, अबाउट 30,000 पाउंड का एक फंड बनाया, और ये जनरल डायर को दिया गया। तो ये इनका ट्रू फेस है स्टूडेंट गोरों का, मतलब इनको कोई गिल्टी नहीं है। जनरल डायर को एज ए हीरो इन्होंने वेलकम किया और उसके लिए फंड भी बनाया जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो स्टूडेंट अब आप याद रखना, ये जो रॉलेट एक्ट है, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया? रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह के टाइम पर क्या हुआ? जलियांवाला बाग मैसाकर। ओके, अब
महात्मा गांधी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया मेरे सत्याग्रह के टाइम पर, मैं तो पीसफुल वे में चलाना चाहता था, ये तो गलत हो गया। महात्मा गांधी ने 13 अप्रैल को ये इंसिडेंट हुआ है, मैसाकर हुआ है, 18 अप्रैल को महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को बंद कर लिया, आप कह सकते हैं वापस ले लिया। और महात्मा गांधी ने एक लाइन यहाँ पर यूज करी, उन्होंने बोला मुझसे हिमालयन ब्लंडर हो गया है। हिमालयन ब्लंडर किसको बोला? हिमालयन ब्लंडर उन्होंने बोला कि जो वायलेंस हुआ वो गलत था। महात्मा गांधी ने बोला कि मैं लोगों को नहीं बता पाया कि मेरा जो मूवमेंट है, सत्याग्रह है, उसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है। तो इसको महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं? हिमालयन ब्लंडर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग मैसाकर। सेम टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट, ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट टाइम सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट टाइम ये इस टाइप से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पॉलिटी को पढ़ा है तो आपको पता होगा हमारी आज की डेट में 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है सेंटर की लिस्ट, उस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंटर मतलब पार्लियामेंट के पास है। दूसरी होती है प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको यूज करती है और उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर जो स्टेट की असेंबली है उनके पास होती है। थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट। ओके स्टूडेंट, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर सेंटर एज वेल एज जो प्रोविंसेस है मतलब स्टेट हैं वो दोनों लॉ बना सकते हैं। बट अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, दोनों ने लॉ बना दिए हैं, तो फिर जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग किया गया, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन, करेंसी, रेलवे, ये सब अलग कर दिए, सेंटर के अंडर में है। एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। अब इश्यू ये था कि इस टाइम पर इंडियंस ये कह रहे थे कि हमें एग्जेक्टिव पावर चाहिए। अभी तक ब्रिटिशर्स हमें क्या दे रहे थे, तो आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, ये हमें दे रहे थे लेजिस्लेटिव पावर। ये हमारे नंबर्स बार बार काउंसिल्स में बढ़ाते जा रहे थे। ये हमें कहते थे कि भाई अब आप तुम बजट को डिस्कस कर सकते हो, अब तुम वोटिंग कर सकते हो, बट हमें एग्जेक्टिव पावर नहीं दे रहे थे। हमने इनसे डिमांड की थी 1909 में कि भाई हमें एग्जेक्टिव पावर दो, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं जी अभी नहीं दे सकते। बट हाँ, हमारे एक बंदे को ले लिया इन्होंने वायसरॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल में। इस बंदे का क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अब स्टूडेंट वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, हमने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया, हमारी होम रूल मूवमेंट चला, उसमें हमने होम रूल की डिमांड करी। मॉन्टेग्यू ने भी बोल दिया, जो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया, ऑगस्ट डिक्लेरेशन, कि भाई हम इंडियंस को पावर देंगे। तो जब ये एक्ट बना तो ये क्लियर था कि इंडियंस को अब एग्जेक्टिव पावर देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई जो पावर दी जाएगी एग्जेक्टिव पावर, वो कहां दी जाएगी? प्रोविंसेस में या सेंटर में? तो आप याद रखना सेंटर में तो भी दे नहीं सकते, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वहां पर तो पावर मिलेगी नहीं, तो कहां मिलेगी? प्रोविंसेस में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया, क्या प्रोविंसेस में सारी पावर इंडियंस को दे दें? तो सोचा गया नो, सारी पावर्स इंडियंस को नहीं दे सकते, और दैट्स वाई स्टूडेंट जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ओके, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ओके, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो हैं उनके ऊपर हमारे जो इंडियंस होंगे मतलब जो पॉपुलर मिनिस्टर्स हैं वो इनको इंप्लीमेंट करेंगे, बट इंडियन मिनिस्टर्स के ऊपर भी कौन होगा? गवर्नर। रिजर्व सब्जेक्ट को भी गवर्नर इंप्लीमेंट करेगा, उसी के नाम से इंप्लीमेंटेशन होगा, बट किसकी हेल्प से? नॉमिनेटेड काउंसिल। और इधर इलेक्टेड मिनिस्टर्स होंगे, मतलब इंडियंस की जो एंट्री होगी इलेक्शन के थ्रू, क्योंकि ये एक्ट जो है 1919 फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहां पर इंडियंस की जो एंट्री होगी उनको कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? लाइब्रेरी, म्यूजियम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। रेवेन्यू, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, साथ में इरिगेशन किस में रखा गया है? रिजर्व सब्जेक्ट में। एजुकेशन को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रखा गया था, बट उसमें से एंग्लो इंडियन एजुकेशन को हटा दिया गया था। क्लियर पॉइंट? देन स्टूडेंट यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको किस में रखा गया था? तो उसको रखा गया था ट्रांसफर सब्जेक्ट। और ये जो प्रोविजन इस टाइप से उन्होंने किए हैं इसको कहते हैं डायरकी। ओके स्टूडेंट, तो डायरकी क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी ने पूछा है 1919 का जो एक्ट है उसमें डायरकी क्या है? व्हाट इज डायरकी? उन्होंने पूछा हुआ है। तो डायरकी है
प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। मतलब आपको हम सारी पावर नहीं देंगे, प्रोविंसेस में पुलिस की पावर नहीं देंगे, आपको अभी हम रेवेन्यू की पावर नहीं देंगे, कुछ सब्जेक्ट को दे देंगे जो लोकल सब्जेक्ट है, उनको आप इंप्लीमेंट करते रहो। तो इस टाइप से इसको कहते हैं डायरकी। तो इससे भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। इसी टाइम पर ये सारी चीजें चल रही हैं, जैसे जलियांवाला बाग मैसाकर हो गया, एक्ट जो आया वो भी हमें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइम पर स्टूडेंट एक और इशू आ गया, इशू था ऑटोमन एम्पायर का। ओके, तो ऑटोमन एम्पायर का इशू आया, और जब ऑटोमन एम्पायर का इशू आया तो महात्मा गांधी ने फिर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ जो है शौकत अली एंड मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स की हेल्प से उन्होंने क्या लॉन्च किया, खिलाफत मूवमेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, ये मैप है ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर प्रेजेंट में आपको क्या कहते हैं, टर्की। तो आप ये वाला एरिया देख सकते हैं, टर्की वाला। इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, ठीक है स्टूडेंट, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ कब होती है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है 630 एडी। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई। जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो उसके बाद ये इशू आया कि प्रॉफिट मोहम्मद को कौन सक्सीड करेगा। दो कंटेंडर मेन थे, एक हैं अली। अली प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल के बेटे हैं, अंकल मतलब अबू तालिब, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को बड़ा भी किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल के बेटे हैं अली। प्रॉफिट मोहम्मद ने बाद में इनको अडॉप्ट कर लिया था, तो ये अडॉप्टेड सन है प्रॉफिट मोहम्मद के। सेकंड, प्रॉफिट मोहम्मद के फ्रेंड एंड फर्स्ट डिसाइपल, इनका नाम है अबू बकर। अबू बकर वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर दो कंटेंडर हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद की पावर को सक्सीड कर सकते हैं। फर्स्ट है अबू बकर, ओके, एंड सेकंड है अली। अब बिकॉज अली अडॉप्टेड सन है एंड साथ में अली जो है वो उनके जो है रिलेटिव भी हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, तो दैट्स वाई बहुत सारे लोगों को लगता है कि अली सक्सीड करेंगे। जो यहाँ पर मोमिन्स की मीटिंग होती है, मोमिन्स मतलब मुसलमानों की मीटिंग होती है, उन्होंने अबू बकर को पावर दे दी। तो अबू बकर यहाँ से बनते हैं फर्स्ट कैलिफ, मतलब खलीफा। और यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, खलीफा का। ओके, खलीफा मतलब कैलिफ। क्लियर है इतना पॉइंट। अली जो है वो बहुत बाद में जाकर कैलिफ बनेंगे, मतलब चौथे नंबर पर जाकर अली कैलिफ बनेंगे। अब यहां पर आपको एक पॉइंट समझना है, जो लोग ये मानते हैं कि अबू बकर राइट सक्सेसर हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, इनको आप जानते हैं सुन्नी के नाम से। और जो ये मानते हैं कि अली को राइट सक्सेसर होना चाहिए था, अली को फर्स्ट कैलिफ बनना चाहिए था, इनको आप जानते हैं शियास के नाम से। ओके, तो ये है शिया, जो अली बिलीव करते हैं कि अली को फर्स्ट जो है कैलिफ बनना चाहिए था, ये शिया। और जो ये मानते हैं अबू बकर राइट सक्सेसर थे, वो हैं सुन्नी। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां से कॉन्सेप्ट आया कैलिफेट, खलीफा का कॉन्सेप्ट आया। फोर मेन जो है खलीफा हुए। पहले जो खलीफा हुए इनको कहते हैं राशिदून खलीफा, राशिदून कैलिफ और राशिदून खलीफा। सेकंड जो खलीफा हुए स्टूडेंट, ये हैं उमैयद खलीफा। ओके, उमैयद खलीफा। थर्ड जो खलीफा हुए ये हैं अब्बासिद। अब्बासिद के टाइम पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ में लिटरेचर वगैरह के लिए अच्छा खासा काम हुआ है मुस्लिम वर्ल्ड में। और उसके बाद हैं ऑटोमन खलीफा। ऑटोमन की पावर कहां से आती है, टर्की। ओके, तो जो लोग टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, टर्क्स। इस्लाम का जो राइज हुआ है वो कहां से हुआ है, अरेबिया। तो इस्लाम का राइज अरेबिया से हुआ है। ओके, बट एक ऐसा टाइम आया जब जो टर्क्स उनके पास पावर आ गई, और आप उसी को कहते हैं कि मतलब जो ऑटोमन है वो क्या बन गए, खलीफा बन गए। तो इस टाइप से ऑटोमन जो है वो लास्ट खलीफा है। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था। आप ग्रीन कलर देख रहे हैं स्टूडेंट, तो अरब का कुछ एरिया, अफ्रीका का कुछ एरिया, ये हो गया टर्की वाला एरिया, और ये हो गया ईस्टर्न यूरोप। ये आप देख रहे हैं इटली है, इटली के ये वाला जो एरिया है इसको आप कहते हैं ईस्टर्न यूरोप, और इटली के जो वेस्ट में एरिया है इसको आप कहते हैं वेस्टर्न यूरोप। ओके, तो यहाँ पर जो ईस्टर्न यूरोप है इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं, जैसे ग्रीस हो गया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, अल्बानिया, मॉन्टीनीग्रो, तो ये सारे कंट्री इस एरिया में आते हैं। इसका मतलब है ऑटोमन्स
ऐसे एरिया को कंट्रोल करते हैं जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। क्लियर? तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, बट जो रूल है वो इस्लामिक रूल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप समझिए ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर स्टूडेंट, होता यह है कि ऑटोमन एम्पायर का बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। मेन इसका इशू रशिया के साथ चल रहा था। जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 1, तो ऑटोमन एम्पायर ने एंट्री करी फ्रॉम द साइड ऑफ जर्मनी। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 में 2 ग्रुप थे। पहला ग्रुप जिसको आप जानते हैं सेंट्रल पावर्स के नाम से, जिसमें था जर्मनी, जर्मनी के साथ था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है, उसके साथ था बल्गेरिया एंड ऑटोमन्स। इसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल पावर्स, इस ग्रुप को। सेकंड जो ग्रुप है इसको आप जानते हैं एलाइड पावर्स के नाम से। एलाइड पावर्स, इसमें कौन कौन है? इसमें है ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में आप देखेंगे इसमें एंट्री करता है अमेरिका, इसमें रशिया भी है। रशिया बाद में इसको छोड़ देता है, इस ग्रुप को, बिकॉज वहां पर रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है और लेनिन जो है रशिया में आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। तो यहाँ पर एलाइड पावर्स के साथ आप देखेंगे, फिर से देखिए एलाइड ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट अमेरिका, रशिया, जापान, इटली, ये सब एलाइड ग्रुप में है। लड़ाई होती है तो यहाँ पर ऑटोमन जर्मनी की तरफ से एंट्री करते हैं, मतलब ऑटोमन एम्पायर जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गया। बट इशू ये है कि ऑटोमन एम्पायर का जो लीडर है उसको पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम, मेनली जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, वो अपना खलीफा मानते हैं। तो अब यहां पर इशू ये आया स्टूडेंट कि बिकॉज मुस्लिम वर्ल्ड जो है, इंक्लूडिंग इंडिया में भी जो मुस्लिम्स हैं, वो तो ऑटोमन एम्पायर के लीडर को अपना खलीफा मानते हैं। और अब ये ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गया, तो इंडिया में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए। इंक्लूडिंग आप देखेंगे जो मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिम लीग के लीडर जो पहले लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, जब ये इशू आया ऑटोमन एम्पायर वाला कि भाई ये ब्रिटेन की तरफ, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, तो फिर जर्मनी को सपोर्ट करने लगे और खुलेआम बोलने लगे जर्मनी को सपोर्ट करिए। तो ये इशू स्टार्ट हो गया। दूसरा, ब्रिटेन को ये डर हुआ कि ये बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज सारे वर्ल्ड के मुस्लिम्स हमारे अगेंस्ट होते जा रहे हैं। तो ब्रिटेन ने इंडिया में क्या किया, इंडियन मुस्लिम्स को मनाने के लिए, उनको पैसिफाई करने के लिए उनसे एक प्रॉमिस किया। प्रॉमिस ये था, मान लीजिए ऑटोमन एम्पायर अगर हार भी जाता है वॉर में, तो उसके साथ एक लिबरल ट्रीटी साइन की जाएगी। ये प्रॉमिस कर दिया गया इंडियन मुस्लिम लीडर्स को। फिर से समझिए, ऑटोमन एम्पायर एंट्री करता है फ्रॉम द साइड ऑफ जर्मनी। मुस्लिम जो है नाराज हो जाते हैं ब्रिटेन से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर किसके अगेंस्ट हो गया? ब्रिटेन के। अब ब्रिटेन को थोड़ा डर लग रहा है, बिकॉज मुस्लिम वर्ल्ड ब्रिटेन के अगेंस्ट हो रहा है। तो ब्रिटेन इस टाइम पर स्टूडेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स को, जो थोड़े परेशान हो रहे थे, नाराज थे ब्रिटेन से, उनको पैसिफाई करने के लिए एक प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस क्या था कि अगर ऑटोमन एम्पायर हार भी गया तो उसके साथ जो ट्रीटी होगी आफ्टर द वॉर, वो ट्रीटी लिबरल होगी, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे ऑटोमन्स को। क्लियर? बट ब्रिटेन तो ब्रिटेन है स्टूडेंट, ब्रिटेन ने दूसरी ट्रीटी फ्रांस के साथ साइन कर ली, और ये सीक्रेट ट्रीटी थी। इसका नाम है साइक्स-पिकट ट्रीटी। साइक्स-पिकट ट्रीटी। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ट्रीटी साइन कर ली, सीक्रेट ट्रीटी, और उसमें डिसाइड किया कि अगर ऑटोमन एम्पायर हार गया तो उसको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये ब्रिटेन। तो अब ये वॉर स्टार्ट हो रही है। प्रॉमिस तो कर दिया था ब्रिटेन ने, बट उसके बाद भी इंडिया में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो नाराज चल रहे थे ब्रिटेन से। इश्यूज बहुत सारे थे, जैसे एएमयू का इशू भी इसी टाइम पर आ गया था। अब समझिए आगे क्या होता है। तो वॉर खत्म हो जाती है 1918 में। वॉर 1918 में खत्म होती है। उसके बाद पेरिस में पीस कॉन्फ्रेंस होती है, और जितनी भी डिफीटेड पार्टीज हैं, कौन कौन सी डिफीटेड पार्टीज में, फर्स्ट आप देखेंगे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, सेकंड जर्मनी, थर्ड बल्गेरिया, उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट ऑटोमन एम्पायर। तो इन सबके साथ ट्रीटी साइन होनी है। ये सारी ट्रीटी जो साइन हुई है फ्रांस में साइन हुई है। फॉर एग्जांपल ऑटोमन एम्पायर के साथ जो ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सेव्रे, ये फ्रांस का एक प्लेस है। इसी टाइप से बल्गेरिया के साथ जो ट्रीटी साइन हुई, ये भी फ्रांस में साइन होती है। जर्मनी के साथ आपको पता है ट्रीटी ऑफ वॉर्सा, ये भी फ्रांस में साइन होती है। तो जितनी भी ट्रीटी साइन हुई है, ये फ्रांस के प्लेसेस के नेम है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब जब ट्रीटी का ड्राफ्ट रेडी हो रहा था, तो ये क्लियर था कि ऑटोमन एम्पायर को ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट पूरा डिसइंटीग्रेट कर देंगे। ऑटोमन एम्पायर के पास इस टाइम पर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो बहुत सारे एरियाज होते थे, बट जो ट्रीटी का ड्राफ्ट रेडी हो रहा है उसमें पता चल रहा है कि आप पैलेस्टीन को अलग कर देंगे। पैलेस्टीन किसका पार्ट था पहले? आप देखिए स्टूडेंट, ये वाला एरिया,
ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये किसका पार्ट था पहले, ऑटोमन एम्पायर। साथ में ये क्लियर था कि जो अरब एरियाज हैं ऑटोमन्स के अंडर में, तो वहां पर जो अरब्स हैं उनकी नेशनलिज्म को भड़काया ब्रिटेन ने और उनसे बोला कि आप ऑटोमन से अलग हो जाइए। अब आप कहेंगे सर दोनों मुस्लिम नेशंस हैं या कंट्रीज हैं, फिर क्या इशू है? इशू ये है कल्चरल डिफरेंस है। यहाँ पर लोग अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं, ये नहीं पसंद करते कि हम ऑटोमन्स के कंट्रोल में रहें, तो यहाँ पर अरब नेशनलिज्म को भड़काया ब्रिटेन ने और यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे लीडर्स का राइज होता है जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। तो इस टाइप से ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, लेबनान को अलग कर दिया जाएगा, पैलेस्टीन को अलग कर दिया जाएगा, इराक को अलग कर दिया जाएगा, सीरिया को अलग कर दिया जाएगा, जो आज के डेट में आप कंट्री देख रहे हैं सब, इनमें इश्यूज भी चल रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज किसने क्रिएट किए? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान। वर्ल्ड में 99 जो परसेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके पीछे अगर आप देखें ना कौन छिपा हुआ है, तो आपको दिखाई देगा यार ये तो एक बंदा है ना, ये कौन है? ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन ने ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। देन स्टूडेंट ट्रीटी ऑफ सेवरे के अंडर में क्लियर था कि आप ऑटोमन्स को डिसइंटीग्रेट करने वाले हैं। इंडियन मुस्लिम सब नाराज हो जाते हैं और इंडियन मुस्लिम जो है ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। डेलीगेशन भेजे गए, फंड बनाया गया और उसके बाद जब ये चीजें नहीं काम कर रही हैं देन महात्मा गांधी से अपील की गई। बट इससे पहले इंडियन मुस्लिम लीडर्स ने क्या किया? खिलाफत कमेटी बनाई। खिलाफत, स्टूडेंट क्लियर हो रहा है आपको वर्ड? खिलाफत कमेटी मींस खलीफा, ओके। तो यहां पर जो खिलाफत वर्ड आया खलीफा से आया, तो खिलाफत कमेटी बनाएगी। कब बनती है कमेटी? सितंबर 1919। मुस्लिम लीडर्स के मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर्स किसमें एंट्री कर जाते हैं? खिलाफत कमेटी। मेन लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद, हशरत मोहानी। हशरत मोहानी वो लीडर हैं जो एनसीएम के टाइम पर टोटल फ्रीडम की बात करते हैं। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ओके, ये एक मौलाना है मोहम्मद अली, इनके ब्रदर हैं शौकत अली, इनको कहते हैं अली ब्रदर्स। खिलाफत कमेटी बन जाती है सितंबर 1919 में। महात्मा गांधी से लोग अपील करते हैं कि महात्मा जी आइए आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी को ज्वाइन कर लेते हैं एंड महात्मा गांधी को इसका प्रेसिडेंट बना दिया गया, मतलब चेयरपर्सन कौन बन जाते हैं खिलाफत कमेटी के? महात्मा गांधी। उसके बाद महात्मा गांधी जून तक वेट करते हैं, जून 1920। जून 1920 आते आते क्लियर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानने वाली। देन महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद में सेशन हुआ, उस सेशन में महात्मा गांधी ने बोला कि अब हमें दूसरा रास्ता जो है वो पिक करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता क्या था? तो अब एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं और इस मूवमेंट का क्या नाम है? खिलाफत मूवमेंट। तो बताइए स्टूडेंट, इतना क्लियर है अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है खिलाफत मूवमेंट। बट इश्यू क्या था? इश्यू ये है कि भाई ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू, और इस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू के बेस पर आप इंडिया में एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहते हैं। मतलब आप अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे तो डाइवर्ट हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इशू खलीफा का है, खलीफा का इशू जो है वो टर्की का है, तो आप इंडिया में क्यों मूवमेंट चला रहे हैं? तो मतलब आप एक रिलीजियस इशू को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप उसको बहुत ज्यादा जो है आप कह सकते हैं स्टूडेंट यूज करना चाह रहे हैं इंडिया में, मतलब रिलीजन को यूज करना चाह रहे हैं आप। महात्मा गांधी की इंटेंशन पॉजिटिव, उनको लगता है कि अगर हम इस इशू को जो है पिक करते हैं और मुस्लिम लीडर्स को और मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं तो मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लीडर्स फिर फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनेंगे। अभी तक अगर आप देखें तो मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन है फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत कम है, ओके स्टूडेंट। जैसे स्वदेशी मूवमेंट, उसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। तो महात्मा गांधी चाहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, मतलब इस इशू को सपोर्ट करते हैं, तो मुस्लिम्स भी फिर फ्रीडम स्ट्रगल में आएंगे, तो उनकी इंटेंशन पॉजिटिव है। तो इस टाइप से महात्मा गांधी जो है अपील करते हैं कि एक मूवमेंट लॉन्च हम करेंगे और इस मूवमेंट का क्या नाम होगा? खिलाफत मूवमेंट, ओके। ये मूवमेंट कब लॉन्च किया गया स्टूडेंट? 1 अगस्त 1920। सेम डे किसकी डेथ होती है? बाल गंगाधर तिलक। तो सेम डे बाल गंगाधर तिलक की डेथ होगी। अब आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस से अपील की, बिकॉज जो खिलाफत मूवमेंट है ना, ये खिलाफत कमेटी का मूवमेंट है, कांग्रेस का मूवमेंट नहीं है। कांग्रेस इसमें बाद में पार्टिसिपेट करेगी। अब यहां पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस से अपील की कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। देन कांग्रेस जो है फिर स्टूडेंट अपना एक स्पेशल सेशन जो है वो बुलाती है। सेशन कब होता है? सितंबर 1920, प्रेसाइडेड बाय लाला लाजपत राय। इस सेशन में ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस मूवमेंट में आएगी, बट ऑन 3 इश्यूज। तो 3 इश्यूज के बेस पर मूवमेंट में आएगी। पहला इश्यू होगा स्वराज, सेकंड इश्यू होगा पंजाब रॉन्ग्स लाइक जलियांवाला बाग, और थर्ड इश्यू होगा खिलाफत।
ओके स्टूडेंट, तो कांग्रेस ने बोला कि यस हम मूवमेंट में आएंगे, बट ये 3 इश्यूज होंगे, पहला स्वराज, दूसरा पंजाब रॉन्ग एंड थर्ड खिलाफ। इसका मतलब है कि ओनली खिलाफत इशू के बेस पर हम मूवमेंट में एंट्री नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब इशू ये आया कि जब इस सितंबर में सेशन हुआ 1920 में, तो कुछ लीडर्स महात्मा गांधी को अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी, आप जिस टाइप का मूवमेंट चलाना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा खतरा है। जैसे एनी बेसेंट पूछती हैं कि आप हमें गारंटी दे सकते हैं, ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि फिर से जलियांवाला बाग रिपीट नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय, फाउंडर ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा। तो मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, एक रिलीजियस इशू को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और इससे रेडिकलिज्म बढ़ेगी। मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम पर सेकुलर हैं। उन्होंने कौन से वर्ड यूज किए समझिए। मोहम्मद अली जिन्ना के जो वर्ड्स हैं वो आपको बता रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला, महात्मा जी ऐसा मत करिए। वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना वो कभी भी महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलते थे, वो ओनली मिस्टर गांधी बोलते थे। पॉइंट भी आपको याद रखना। उन्होंने बोला, मिस्टर गांधी अगर आप इस टाइप का मूवमेंट चलाएंगे तो इंडिया में जो मौलवी एंड मुल्ले हैं इनकी रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, और अभी भी लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। वो जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ है 1916 में, उसके पीछे जो मेन रोल है वो भी किसका था? मोहम्मद अली जिन्ना। और सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाद में इंडिया का पार्टीशन करा देता है और 2 नेशन थ्योरी देता है, जो बाद में फेल हो जाती है, 3 नेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो मोहम्मद अली जिन्ना अपोज कर रहे हैं, एनी बेसेंट अपोज कर रही हैं, मदन मोहन मालवीय अपोज कर रहे हैं, CR दास अपोज कर रहे हैं, चित्तरंजन दास बंगाल से आते हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। CR दास कहते हैं कि ओके हम रेडी हैं आपका जो मूवमेंट है सपोर्ट करने के लिए, बट उन्होंने एक डिमांड और रख दी। CR दास ने बोला कि अब इलेक्शन होने वाले हैं स्टूडेंट, इलेक्शन ड्यू थे नवंबर 1920 में। इलेक्शन कौन से होने वाले हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, उसके अंडर में डायरेक्ट इलेक्शन होने थे। तो CR दास कहते हैं कि हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए। महात्मा गांधी जो ये इलेक्शन वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना, इसके ऑलवेज अंगेस्ट रहते हैं। महात्मा गांधी ने बोला नहीं भाई ये नहीं हो सकता, और हम जो है इलेक्शन वगैरह में नहीं जाएंगे। तो CR दास नाराज चल रहे हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे लीडर नाराज हैं। उसके बाद भी हम देखते हैं स्टूडेंट, रेजोल्यूशन पास हो गया और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो मूवमेंट में जाएगी। कांग्रेस का अब एनुअल सेशन होता है नागपुर में। ओके, नागपुर सेशन, ये सेशन आपको याद रखना है। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इस नागपुर सेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। स्टूडेंट किसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया? कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कांग्रेस में आए, मतलब मेंबरशिप बढ़े, उसके लिए फीस को कम कर दिया गया, 4 आना कर दी गई। 4 आना मतलब 25 पैसे, 16 आना 1 रुपी। तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया। साथ में स्टूडेंट इसी सेशन में CR दास ये नॉन कॉपरेशन NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन मूव करते हैं। ओके, तो CR दास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन जो था वो मूव किया। बिकॉज ये जो सेशन हुआ है ये दिसंबर में हुआ है, एंड दिसंबर 1920 तक आप देखेंगे स्टूडेंट तो इलेक्शन तो कंप्लीट हो गए थे। तो इसलिए CR दास अब नाराज नहीं रह सकते थे, और दैट्स वाई CR दास NCM का रेजोल्यूशन मूव करते हैं। अब इस मूवमेंट का नाम देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। ओके, कैसे नहीं करेंगे? तो आपने जो हमें रिवॉर्ड दिए हैं, टाइटल दिए हैं, वापस कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। फिर हम जो है जो बायकॉट करेंगे आपके कपड़ों का, हम बायकॉट करेंगे आपके प्रोडक्ट्स का। फिर बात की गई हम एक फंड बनाएंगे, और उस फंड का नाम रखा गया बाद में तिलक स्वराज फंड। बात की गई हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट करेंगे, हम लॉ कोर्ट्स का बायकॉट करेंगे, मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ये भी बोला गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम टैक्सेस को पे नहीं करेंगे। बट स्टूडेंट याद रखना, जरूरत पड़ी मतलब ये था प्लान बी, और इसके लिए कांग्रेस आपको बोलेगी कि अब टैक्सेस को पे नहीं करना है। स्टार्टिंग में पीजेंट्स को बोला गया था कि आप टैक्सेस को पे करते रहना, और ये भी बोला गया था कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो रिजाइन भी कर सकते हैं। बट इस टाइम पर उन्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में वो अपनी जॉब करते रहे। तो इस टाइप से स्टूडेंट इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए थे। एक प्रोग्राम जो ओरिजिनल प्रोग्राम का पार्ट नहीं था वो बड़ा फेमस हुआ NCM के टाइम पर, एंड स्टूडेंट ये क्या था? तो ये था पिकेटिंग ऑफ टॉडी शॉप्स। टॉडी क्या होती है? ताड़ी। तो एक तरह की लिक्विड समझ लीजिए जो ट्री से निकलती है। तो स्टूडेंट पिकेटिंग ऑफ टॉडी शॉप्स की, ताड़ी की जो दुकान है, टॉडी शॉप्स की जो शॉप्स हैं, उनके सामने जो है विमन बैठ जाती थी, और उनका पति जाता था लिक्विड लेने के लिए। देखा मेरी वाइफ बैठी हुई, बीवी बैठी हुई, वापस आ जाता था।
तो इस टाइप से ताड़ी की जो बिक्री है बहुत कम हो गई थी। तो ये जो प्रोग्राम था बड़ा फेमस हुआ, बट ये ओरिजिनल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। साथ में ये भी बोला गया था प्रोग्राम्स में हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर फोकस किया जाएगा, चरखे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चरखा एक सिंबल होगा। तो इस टाइप से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोग्राम बनाए गए। बाद में स्टूडेंट्स में एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एजुकेशन बायकॉट की, तो बंगाल में एजुकेशन बायकॉट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मेन लीडर कौन है? CR दास। पंजाब में एजुकेशन बायकॉट जो है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। मेन लीडर कौन है? लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो असम, जो बंगाल असम रेलवे है उसमें स्ट्राइक होती है। इसी टाइम पर जो स्टीमर सर्विसेज है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर स्ट्राइक हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सेम टाइम पर क्या होता है? सेम टाइम पर प्रिंस ऑफ वेल्स, इसको हम जानते हैं बाद में किंग एडवर्ड 8 के नाम से, प्रिंस ऑफ वेल्स बॉम्बे आता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जब बॉम्बे आया तो अब स्टूडेंट क्या होता है, सेम टाइम पर महात्मा गांधी बॉम्बे में थे, तो वहां पर कुछ लोग जो है वेलकम करने गए प्रिंस ऑफ वेल्स को, और कुछ लोग किसको वेलकम करने गए? महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी की जो मीटिंग है उसको सुनने गए, उसमें गए हैं, महात्मा गांधी को सुनने गए। और कुछ लोग कहां गए हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स की मीटिंग में। दोनों मीटिंग्स जो है एक साथ खत्म होती हैं, लोग आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारे, दंगे हुए। 3 डेज तक दंगे चलते हैं, राइट चलते हैं। 59 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 59। महात्मा गांधी ने एक टोकन फास्ट रखा, बट मूवमेंट को भी बंद नहीं किया। मूवमेंट चल रहा था, कुछ गैदरिंग्स होती थी खिलाफत वाली, कुछ गैदरिंग्स होती थी नॉन कॉपरेशन वाली, बट आप इनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते, इसलिए आप ही बोलेंगे कि NCM चल रहा है। अब स्टूडेंट मोहम्मद अली और शौकत अली, जो अली ब्रदर्स हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। इन्होंने मुस्लिम जो हैं उनको बोला, मुस्लिम सोल्जर्स को, कि आपके लिए ये रिलीजियसली अनलॉफुल है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, उनको सर्व करते हैं, ये गलत है रिलीजियसली। ये एक बहुत बड़ा मैटर बन गया, बिकॉज स्टूडेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आर्मी में इनडिसिप्लिन आए। तो जब ये स्टेटमेंट आया तो अली ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया। जब अली ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया तो इसके स्टूडेंट बाद क्या होता है कि कांग्रेस ने क्या किया, डिफरेंट मीटिंग्स करी, और जो अली ब्रदर्स का जो एक स्टेटमेंट था उसको बार बार रिपीट किया। तो ब्रिटिशर्स अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि कितने लोगों को वो अरेस्ट करते, मूवमेंट चल रहा था। मूवमेंट के कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मूवमेंट के टाइम पर स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है केरला वाला, यहां पर मोपला रिवॉल्ट होता है। मोपला, इस एरिया में मापिल्ला रहते थे, मोपला, और इनको आप मापिल्ला के नाम से भी जानते हैं। अब इस एरिया में इशू ये था कि हिंदू जमींदार ज्यादा थे और जो पीजेंट थे वो मुस्लिम थे, उनको आप मापिल्ला के नाम से जानते हैं। इधर एक लोकल लीडर है, इनका नाम था अली मुसालियार। अली मुसालियार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और ये र्यूमर फैल गई कि पुलिस ने अली मुसालियार को अरेस्ट किया है मॉस्क में एंट्री करने के बाद। और साथ में ये भी र्यूमर फैली कि एक हिंदू किसी जमींदार ने ये उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक की है। इसके बाद इस एरिया में दंगे होते हैं, हिंदूज को टारगेट किया गया, बहुत ज्यादा दंगे होते हैं, अबाउट 1000 जमींदार को मार दिया गया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद भी आप देखेंगे इस मूवमेंट को फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बनाया गया, जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दंगे हुए और महात्मा गांधी ने इसके बाद भी मूवमेंट को बंद नहीं किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का जो एक नॉन वायलेंस वाला जो इशू है कि वो नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करते हैं, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दंगे हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ओके, इशू जो भी रहा हो, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इसलिए मारा गया, इसलिए मारा गया। मारना ऑलवेज गलत है, आपने कैसे मार दिया किसी को। तो इधर स्टूडेंट ने दंगे हुए, ब्रिटिशर्स ने लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन किया, बट महात्मा गांधी ने अभी मूवमेंट को जो है जारी रखा, उन्होंने उसको बंद नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। सेम टाइम पे स्टूडेंट पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में इस टाइम पर अकाली पार्टी बनती है, और अकाली पार्टी जो गुरुद्वारास हैं जिनमें करप्ट महंत बैठे हुए थे, उनको जो है गुरुद्वारा से हटाते हैं, और धीरे धीरे गुरुद्वारा जो थे पंजाब के वो किसके कंट्रोल में आते हैं? अकालीस के। और बाद में क्या बनती है? SGPC। तो इसको कहते हैं गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ये पंजाब में चल रहा था, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है NCM का। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूपी में चलते हैं। यूपी में स्टूडेंट यहाँ पर दो चीजें होती हैं। यूपी में एक तो चल रहा है एका मूवमेंट, एका, EKA, एका मतलब यूनिटी, और इसके लीडर थे मदारी पासी। दूसरा, यूपी में बहुत सारी पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, और इनके लीडर थे बाबा रामचंद्र, जो इंडेंचर्ड लेबर थे और फिजी से अभी अभी इंडिया में आए थे। ओके, तो पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर बनी? बाबा रामचंद्र। एंड एका मूवमेंट किसके अंडर में चल रहा है? मदारी पासी। तो इस टाइप से हम देखेंगे
मूवमेंट जो था पूरे इंडिया में फैल जाता है। महात्मा गांधी जो थे स्टूडेंट, उनको अच्छी खासी सक्सेस मिली है, बट महात्मा गांधी ने प्रॉमिस भी किया था। महात्मा गांधी ने बोला था कि विद इन 1 ईयर हमें स्वराज मिल जाएगा। 1 ईयर निकल चुका था, कुछ भी नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स छोटी छोटी डिमांड्स मानने को रेडी नहीं थे। देन महात्मा गांधी अब जाते हैं प्लान बी की तरफ। स्टूडेंट प्लान बी क्या था, हमने डिस्कस किया था। प्लान बी में लोगों से बोला जाएगा कि आपको टैक्सेस को पे नहीं करना है। क्या पे नहीं करने हैं? टैक्सेस। अब ये जो मूवमेंट लॉन्च होगा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये लॉन्च होना था बारदोली से। बारदोली गुजरात से लॉन्च होना था। इंपॉर्टेंट लीडर्स कहां पहुंच चुके हैं? बारदोली। तो इंपॉर्टेंट लीडर्स सारे बारदोली में पहुंच चुके हैं और यहां से नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस का मूवमेंट स्टार्ट होना है। इससे पहले कुछ एरियाज में नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, तो महात्मा गांधी ने बोला कि अभी आप रुक जाइए, पहले हम बारदोली से लॉन्च करेंगे। बारदोली से मूवमेंट लॉन्च हो पाता इससे पहले एक इंसिडेंट हो गया। ये इंसिडेंट बड़ा फेमस रहा, आप भी जानते होंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट कहां हुआ? गोरखपुर। गोरखपुर में स्टूडेंट एक प्रोसेशन निकल रहा है, पुलिस वालों ने उसको परेशान किया, प्रोसेशन को, लोगों को परेशान किया, तो लोग जो थे वो भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और 22 पुलिसमैन जो है वो मार दिए गए। इवन पूरा थाना जला दिया गया था। ये न्यूज जब महात्मा गांधी को मिली, ये जो इंसिडेंट हुआ था स्टूडेंट, ये हुआ था 5 Feb 1922 को इंसिडेंट होता है, इसको कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। जब ये न्यूज महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी ने इसको सुनने के बाद इस मूवमेंट को बंद करने का फैसला लिया। उसके बाद बारदोली में कांग्रेस की मीटिंग होती है, बारदोली रेजोल्यूशन पास किया गया, उसके अंडर में जो है मूवमेंट को बंद कर दिया गया। साथ में इसी रेजोल्यूशन में पीजेंट से बोला गया कि अब आप टैक्सेस को पे करते रहिए। तो यहाँ पर हिस्टोरियन जो है वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने एकदम से मूवमेंट को बंद कर दिया। सबका अपना अपना ओपिनियन है। सुभाष चंद्र बोस ने इसको बाद में बोला है नेशनल कैलामिटी। ओके स्टूडेंट, क्या बोला है? नेशनल कैलामिटी। तो इस टाइप से ये था हमारा खिलाफत मूवमेंट एंड एनसीएम। बट स्टूडेंट, क्या खिलाफत जो इश्यू था उसका सॉल्यूशन मिला? आंसर इज नो। खिलाफत इश्यू तो ऐसे कैसे रहा? देन मुस्लिम लीडर्स ने महात्मा गांधी को बोला कि आपने हमारे साथ चीटिंग की है, आपने हमें बीच में ही छोड़ दिया। अब उसका क्या हुआ खिलाफत इश्यू का? तो आप समझिए, टर्की में एक लीडर का राइज होता है, इसका नाम है अतातुर्क कमाल पाशा। अतातुर्क कमाल पाशा फेमस होता है स्टूडेंट बैटल ऑफ गैलीपोली। अतातुर्क कमाल पाशा बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है टर्की में और उसने कैलिफ की पोस्ट को ही खत्म कर दिया टर्की से। ओके, अतातुर्क कमाल पाशा जो टर्की का एक जनरल था, इसने कैलिफ की पोस्ट को खत्म कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया टर्की जो है वो डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री रहेगा। तो ये अतातुर्क कमाल पाशा ने करा और इसकी वजह से आप देखेंगे स्टूडेंट टर्की दूसरे कंट्री से थोड़ा अलग दिखाई देता है। बट आज की डेट में टर्की का जो प्रीमियर है, इसका नाम है एर्दोगन, वो अपने आप को अब नया खलीफा बनाना चाहता है और उसको इसके काम के लिए उसको जरूरत है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को साथ में लेकर, उसको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तुम्हारा कैसे सपोर्ट कर देगा, पाकिस्तान पहले अपना भला कर ले। तो स्टूडेंट वो पाकिस्तान को साथ में लेकर, ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं अब नया खलीफा बनूंगा, एर्दोगन जो है। तो ये जो बंदा है एर्दोगन, ये रिलीजियसली बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं स्टूडेंट, कहीं ना कहीं रिलीजियसली रेडिकल बंदा है एर्दोगन। ओके, और आपने देखा भी न्यूज आपने देखी होंगी कि टर्की अपने शिप भेज रहा है, टर्की जो है इक्विपमेंट और एम्यूनिशन दे रहा है पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है एर्दोगन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये था खिलाफत मूवमेंट एंड एनसीएम। एनसीएम को बंद कर दिया गया, खिलाफत इशू बाद में थोड़ा चलता रहा, बट 1924 में अतातुर्क कमाल पाशा ने कैलिफ का जो पोस्ट है उसको ही खत्म कर दिया। जब कैलिफ की पोस्ट ही खत्म होगी तो खिलाफत मूवमेंट का क्या करोगे? तो इस टाइप से स्टूडेंट मूवमेंट बंद होता है। महात्मा गांधी को बाद में अरेस्ट कर लिया गया, मूवमेंट बंद होता है। देखिए स्टूडेंट, मूवमेंट कब बंद हुआ? तो मूवमेंट बंद होता है, एक मिनट, यस, मूवमेंट बंद होता है फेब 1922 एंड महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया मार्च 1922। ओके, अब जब ये मूवमेंट बंद हुआ तो उसके बाद इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाने वाला है। फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर रशिया में कम्युनिज्म आ गया था, रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था। कार्ल मार्क्स को रशिया इंप्लीमेंट करने का ट्राई करता है। इंडिया, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज में इसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा और इंडिया में एक पार्टी बनेगी सीपीआई, और सीपीआई किसको ऑर्गेनाइज करेगी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स। दूसरा स्टूडेंट, चौरी चौरा के बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रिवाइव करेंगी। रेवोल्यूशनरीज की 2 फेमस पार्टी बनेंगी इस टाइम पर, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। फर्स्ट एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड सेकंड एचएसआरए, हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, तो जैसे मूवमेंट बंद होगा फिर से समझिए, सीपीआई एक नई पार्टी बनी 1920, एम.एन. रॉय फाउंडर। उसके बाद हम देखेंगे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, एचआरए एंड एचएसआरए। पहले एचआरए बनती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कांग्रेस थोड़ी सी स्टूडेंट पॉज मोड में है, तो कांग्रेस के कुछ लीडर्स क्या बनाएंगे, स्वराज पार्टी। और ये जो लीडर्स हैं आप देख सकते हैं, फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, दो मेन लीडर्स हैं, ये हैं मोतीलाल नेहरू जी, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड ये हैं डॉक्टर चित्तरंजन दास। ये कहां से आते हैं, बंगाल से। और सेम टाइम पर जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने आईसीएस से रिजाइन कर दिया था और वो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ओके, इसी टाइम पर स्टूडेंट हम देखते हैं इंडिया में कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब दंगे बहुत ज्यादा होंगे, और ये साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था। तो इस टाइप से हमारा मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अब जाने वाला है, चीजें ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अभी तो मैंने स्वराज पार्टी पढ़ी थी, अभी ये क्या हो गया, एचआरए कहां से आ गया एचएसआरए, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरीज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लीडर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने स्वराज पार्टी बना ली है। साथ में कुछ लीडर जो हैं उन्हें कम्युनिज्म बड़ा पसंद आ रहा है, तो वो सीपीआई बनाते हैं। ओके, वो कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें साथ में चल रही हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज की डेट में हम डिस्कस करेंगे पहले स्वराज पार्टी को। जब ये मूवमेंट बंद हुआ फेब में, और आप देखेंगे आफ्टर 1 मंथ महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन मार्च 1922। इसके बाद कांग्रेस का सेशन होता है, एनुअल सेशन, दिसंबर 1922, प्रेसाइडेड बाय सी.आर. दास। तो प्रेसाइडेड बाय सी.आर. दास। अब इशू ये था कि सी.आर. दास फिर से डिमांड करते हैं कि भाई देखो इलेक्शन आने वाले हैं। अभी लास्ट इलेक्शन कब हुए हैं, नवंबर 1920। अब आप याद रखना, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया है, इसी एक्ट ने जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके स्टूडेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके 2 चैम्बर बना दिए थे। जैसे होता है ना पार्लियामेंट के 2 चैम्बर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली बार सेंटर में 2 चैम्बर आ गए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चैम्बर के जो इलेक्शन होते थे, जैसे लोकसभा के इलेक्शन है 5 ईयर के बाद होते हैं, राज्यसभा के 6 ईयर, हम कह सकते हैं 6 ईयर उसका टर्म होता है। तो अब यहां पर आप देखेंगे जो एक पार्ट था या एक चैम्बर था, उसके इलेक्शन 3 ईयर्स के बाद होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए जो लास्ट इलेक्शन हुए थे वो हुए थे नवंबर 1920 में। 3 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होने हैं, तो ये ड्यू थे नवंबर 1923। सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू इन इलेक्शंस का पार्ट बनना चाहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी सेशन हुआ दिसंबर 1922 में, कांग्रेस का सेशन। तो कुछ लीडर्स ने बोला कि हमें अब इलेक्शंस में जाना चाहिए। इनको कहते हैं प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स बाद में ये फेमस होते हैं स्वराजिस्ट के नाम से। प्रो चेंजर्स कांग्रेस के वो लीडर्स जो ये कह रहे हैं कि अब हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन में एंट्री करेंगे, बिकॉज इनका मानना था कि अगर ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो कुछ दूसरे लोग इलेक्शन में जाएंगे और कम्युनलिज्म जो है वो काउंसिल्स तक पहुंच जाएगा। सेकंड, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू का मानना था कि अगर ये इलेक्शन के थ्रू काउंसिल्स में एंट्री करेंगे तो वहां नॉन कोऑपरेशन को लेकर जाएंगे। ओके, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे। अब ब्रिटिशर्स अगर कोई बिल लेकर आएंगे तो ये पास नहीं होने देंगे। और उसके बाद ब्रिटिशर्स के पास ये पावर होती थी सर्टिफिकेशन की, तो ब्रिटिशर्स सर्टिफाई करेंगे और इसके थ्रू ये इंडियंस को बताएंगे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कितना ज्यादा खोखला है, हॉलो है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। बट महात्मा गांधी तो उसके अगेंस्ट थे। महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग में मना कर दिया कि भाई हमें इलेक्शन में एंट्री नहीं करनी है। और ब्रिटिशर्स अब वेट कर रहे हैं, ब्रिटिशर देख रहे हैं कि कांग्रेस अब फिर से टूटेगी, क्योंकि पहले टूटी थी ना सूरत में। अब महात्मा गांधी ने देखा कि यार ब्रिटिशर्स वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस टूटने वाली है। देन महात्मा गांधी ने जो हमारे स्वराजिस्ट उनको सपोर्ट कर दिया, बोला ठीक है आप पार्टी बना लो। तो आपको याद रखना है ये दोनों मेंबर जो हैं कांग्रेस के भी मेंबर्स हैं। कौन कौन? सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू, और साथ में स्वराज पार्टी के भी फाउंडर्स भी हैं। तो स्वराज पार्टी को फाउंड किया गया है। ओके स्टूडेंट, स्वराज पार्टी को फाउंड किया गया 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी बन जाती है और उसके बाद ये इलेक्शंस में एंट्री करती है। इसको अच्छी खासी सक्सेस मिली है। स्टूडेंट ये लोग अब एंट्री करते हैं काउंसिल्स में। काउंसिल्स में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, वहां पर ये जो है अपनी स्पीच देते हैं, मीडिया कवर कर रहा है और पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है लोगों को समझ में आ रहा है। ब्रिटिशर्स एक बिल लेकर आते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल। इसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, पास नहीं होने दिया। वायसरॉय को इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए ऑर्डिनेंस की पावर वायसरॉय को किस एक्ट ने दी थी? आपका आंसर होगा 1861।
तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। तो इस टाइप के इश्यूज चल रहे थे। स्वराज पार्टी ने ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डाला और बोला कि डायरकी जो है इसको रिव्यू करिए। डायरकी को रिव्यू करने के लिए मुड्डीमन कमेटी बनाई जाती है 1924 में, और एक कमेटी डायरकी का जो इश्यू है उसको क्या करती है, इसमें रिव्यू करती है। सेम टाइम पर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है। फाउंडर राम प्रसाद बिस्मिल, इनके साथ हैं राजेंद्र लाहिड़ी, इनके साथ हैं अशफाक उल्लाह खान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। चंद्रशेखर आजाद भी इसके पार्ट थे, जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने एक ट्रेन है स्टूडेंट, उसको लूटा। इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, और उसमें जो कैश रखा था उसको लूट लिया। बाद में राम प्रसाद बिस्मिल जी को पकड़ा गया और उनको फांसी जो है वो दे दी जाती है। इस टाइप से HRA की एक्टिविटी थोड़ी डाउन होती है, और फिर HRA की जगह क्या बनती है, HSRA। एक्चुअल में HRA का नाम चेंज करके क्या रखा गया, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसके मेन लीडर कौन है, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। ओके स्टूडेंट, सेम टाइम पर स्वराज पार्टी काम कर रही है। विट्ठल भाई पटेल को जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका स्पीकर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करवा दिया गया है। अच्छा काम चल रहा था, बट इशू ये आया, CR दास जी की डेथ हो गई। साथ में स्वराज पार्टी के कुछ मेंबर्स ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल बन गए। ये डर महात्मा गांधी को पहले से था, ये जो मेंबर्स हैं ये ब्रिटिशर्स की तरफ क्यों चले जाते हैं, बिकॉज इन मेंबर्स को लगता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग की बात बहुत जल्दी मान लेती है, बट अगर हिंदू से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उसको वो नहीं मानते हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों है, तो इन लोगों को लगा कि इसलिए है क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स के ऑलवेज अंगेंस्ट रहते हैं। तो कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो गए, जिसके थ्रू वो अपनी बातें मनवा सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये भी एक इशू आ गया था, मतलब कम्युनिज्म बढ़ रहा था, साथ में दंगे चल रहे थे। और ये सेम पीरियड है, सेम डेकेड है जब 1925 में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन जाता है। ओके स्टूडेंट, तो दंगे भी चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया। अब ये सारी चीजें चल रही हैं। इस टाइम पर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इस टाइम पर अब साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया नवंबर 1927। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा पीरियड आपको समझना है। तो अब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट हो गया। साइमन कमीशन से लेकर अब आगे चीजें कौन सी चलने वाली हैं, CDM कैसे स्टार्ट होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़े ज्यादा होते जा रहे हैं स्टूडेंट, बिकॉज मैं आपको थोड़ा डीप में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, चीजें आप समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हिस्ट्री में तो आपने क्या करना है, आपने डेकेड वाइज या इवेंट टू इवेंट लेना है। अगर अदरवाइज आप 10 साल ले लीजिए, उन 10 ईयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आप लिखिए। ओके, और फिर सोचिए, एक दूसरे से रिलेट करिए। जब तक आप चीजों को रिलेट नहीं करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है, देन UPSC जो है वो आपके आंसर को अच्छा नहीं मानेगी। मेंस की भी अगर हम बात करें तो आप स्टूडेंट वो अच्छे आंसर आपके नहीं माने जाएंगे जब तक आप डिफरेंट डायमेंशंस में नहीं जाएंगे, चीजों को रिलेट नहीं करेंगे, तो UPSC आपको नंबर नहीं देने वाला है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, केवल रट्टा नहीं लगाना है कि फैक्ट रट लिया, यार HRA बनी थी उस टाइम बनी थी, HRA क्यों बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। अगर कोई डाउट है तो बार बार आपसे बोला गया है, आप मैसेज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।